तो आप लोगों ने उसे देखा, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं देख पाए हों वो लोग देख लें उसे, क्योंकि इस वीडियो में जो है हमने बेसिकली बात जिस चीज की थी वो चित्त की वृत्तियों की बात की थी, और उसके बारे में हम पहले भी शुरू कर चुके थे, ठीक है ना, बातचीत। तो आज हम थोड़ा सा और डिटेल में इस चीज को, इस टॉपिक को समझेंगे कि मैक्सिमम ऑफ अस आर नाउ कनेक्टेड। हाँ, ये बढ़िया है। जब से आप लोगों के लिए वीडियो बनाना शुरू किया तब से हमें बड़ा लाइट कैमरा एक्शन का अनुभव होने लगा है, कहां पर कैसी लाइट करने से क्या चीज होती है। चलिए खैर, तो हमने अभी तक बात की थी कि देखिए चित्त की जो वृत्तियां हैं वो कोऑर्डिनेटिव फंक्शंस की तरह है, ठीक है ना। चित्त की वृत्तियों को आप ऐसा ना समझें कि ये कोई और चीज है, बहुत सिंपल वे में इसे समझें तो चित्त एक, आइए राधिका जी, चित्त जो है वो क्या है कि एक, जैसे माइंड का कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न में, और ये माना जाता है कि इसके अंदर कोऑर्डिनेटिव फैकल्टीज होती हैं, ऐसे ही चित्त के अंदर भी जो है वो है हमारी जो डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज कह लीजिए या कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कह लीजिए, वो फंक्शन करती हैं। अब चित्त का रोल ही ये है कि जो पुरुष तत्व है, यानी कि जो आत्मा है, जो अंदर जीव है, उसको बाहरी जगत के जो भी अनुभव हैं उसके साथ साक्षात्कार कराना, उन अनुभवों के साथ उसको इंट्रोड्यूस करना, उन अनुभवों को वो अनुभव कर सके, इस रूप में चीजों को करना। तो इसके लिए ये हो जाता है कि इंद्रियां, मन, ये सभी कार्य करते हैं, और इनका कार्य होता है कि बाहरी विषय के साथ इंटरेक्ट करना इंद्रियों के माध्यम से, और उसकी जानकारी बुद्धि के माध्यम से चित्त तक लाना। योग शास्त्र के अंतर्गत सिर्फ चित्त ही है जो ये सारा कार्य कर रहा है इंद्रियों के माध्यम से। तो जो हो रहा है बहुत सामान्य शब्दों में वो क्या है, देखिए अब इस वो है मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है ना। अब इसको जब हमने यहां पर हम पढ़ते हैं तो वृत्ति के रूप में जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम इसे मेंटल प्रोसेस ना कहकर के मेंटल मॉडिफिकेशन कह देते हैं। और ये कहने के पीछे कारण क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा, ठीक है। ये कहने के पीछे जो कारण है वो ये है कि मेंटल मॉडिफिकेशन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चित्त का जो अपना स्वरूप है वो स्थिर है, पूरी तरह से स्थिर है, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। वहां पर जो है पुरुष यानी कि जो सेल्फ है, आत्मा है, उसका प्रकाश पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित होता है, और अपने मूल स्वरूप में चित्त जो है वो आत्मा के पूर्ण प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, वहां पर कोई कमी नहीं रहती। लेकिन वृत्तियों के आने से जो है चित्त की भी क्षमताएं लिमिटेड हो जाती हैं, उसमें अस्थिरता आने लगती है। तो होता यूं है कि जब भी कोई विषय आता है, जिस चीज पे मैं पहले भी बात कर चुका हूं, एनी सब्जेक्ट जब भी आता है तो वो क्या करता है, वो प्रभावित करता है। और प्रभावित करने पर क्या होता है, प्रभावित करने पर यह होता है कि फिर हम उसके मूल रूप को नहीं देख पाते, किसी भी विषय को कॉन्टिन्यूसली हम उससे प्रभावित हो रहे थे। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से मिले, ठीक है ना। अब जब आप किसी एक व्यक्ति से मिलते हैं तो ये मिलने की प्रोसेस सरल सहज नहीं होती कि आपने सिंपल किसी व्यक्ति को मिल लिया या उसे जान लिया। इस मिलने की प्रोसेस के साथ बहुत सी और प्रोसेस भी हो रही होती हैं। और वो क्या होती हैं, उस व्यक्ति को मिलने के साथ ही आपके मन में बहुत सी स्मृतियां, बहुत सी और चीजें भी उठती हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये स्मृतियां या ये सब चीजें उस व्यक्ति से ही जुड़ी हुई हों, लेकिन हो सकता है कि उस व्यक्ति के हाव भाव, स्वरूप में कुछ ऐसी समानताएं हों जो किसी और व्यक्ति से जुड़े होने के कारण आपको उसकी स्मृति कराएं। जैसे ही आपके अंदर उस व्यक्ति की स्मृति उठने लगती हैं तो उस स्मृतियों के साथ वो भाव भी उठते हैं जो आप उस व्यक्ति के प्रति रखते थे, ठीक है। और उन भावों के कारण क्या होता है, उन भावों के कारण जो नया मिलने वाला व्यक्ति होता है उसके प्रति आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, जो कि आपके पूर्वाग्रहों से विकसित हो रहा होता है, आपकी पूर्व के जो भाव हैं उनसे विकसित हो रहा होता है। तो हो एक्चुअली ये रहा है कि सिर्फ एक विषय नहीं है, उस एक विषय के साथ जुड़े हुए अनेक और चीजें हैं, अनेक और विषय हैं जो कॉन्टिन्यूसली आपके माइंड में क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। हर विषय के साथ आपके एक अलग ही प्रकार के अनुभव हो रहे हैं, और यही सब चीजें जो हैं एक अस्थिरता क्रिएट करते हैं कि आप किसी चीज के संबंध में कोई चीज स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते। मूल रूप से देखा जाए तो चित्त में क्या होता है,
विषय जब आता है तो चित्त पूरी तरह से उस विषय के अनुसार अपने आप को, अपना स्वरूप ग्रहण कर लेता है। और ये जो स्वरूप अपना ग्रहण कर लेता है तो उस स्वरूप के चलते ये होता है कि जो वो विषय है वही चित्त हो जाता है, कुछ भी अनजाना नहीं रहता। जैसे मैंने आपको बताया था, बीइंग अ कैट, बिल्ली को जानना और बिल्ली कैसी होती है, बिल्ली होने का अनुभव करना, दोनों में डिफरेंस है। जानने में आप उसके कुछ जो प्रत्यक्ष यानी कि जो आपको दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देख पाते हैं, लेकिन होने का अर्थ है कि आप बिल्ली हो करके अनुभव करते हैं कि बिल्ली होना कैसा होता है। ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये चीज संभव क्यों नहीं हो पाती है, वो इसलिए संभव नहीं हो पाती क्योंकि हर क्षण प्रति क्षण इतने सारे चीजें, इतने सारे स्टिमुलस कह लीजिए, स्टिमुलाई कह लीजिए, एक साथ, ठीक है, एक साथ आकर के हमारे चित्त में वो रिबल्स पैदा करते हैं, वो लहरें पैदा करते हैं कि उसमें सब कुछ अस्थिर और अस्पष्ट रहता है। तो यही सब जो रिबल हैं ये वृत्तियां हैं, इसीलिए इनको मेंटल मॉडिफिकेशन कहा गया, बिकॉज इट इज कॉन्टिन्यूअसली मॉडिफाइंग एवरी वृत्ति which is originated or which is formed on the ground of चित्त modifies it, उसको परिवर्तित कर देती है। ठीक है ना। और इसलिए मेंटल मॉडिफिकेशंस के तौर पे करते हैं। तो फिलहाल खैर 5 वृत्तियों की बात थी, विपर्य, ठीक है ना, प्रमाण, विपर्य, विकल्प। विकल्प की बात करते हैं। तो विकल्प क्या है? विकल्प है कल्पना। विकल्प वृत्ति का अर्थ होता है कि ऐसा ज्ञान का अनुभव करना, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हमें ऐसे ज्ञान का अनुभव होता है जो कि प्रमाण के माध्यम से नहीं सिद्ध किया जा सकता, यानी कि जो कि अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं होता, वास्तविकता में, रियलिटी में जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन सिर्फ शब्द को सुनने भर से, क्योंकि आपने शब्द सुना तो शब्द सुनने मात्र से जो है वह वृत्ति के रूप में आपको अनुभव होने लगता है। इसको कहते हैं विकल्प वृत्ति। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप लोग उस चीज को विजुअलाइज करिए जो मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूं उसको आपको विजुअलाइज करना, आंखें वगैरह अपनी बंद कर लीजिए ताकि आप इस प्रोसेस को थोड़े अच्छे से कर सकें। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पहली चीज है पुष्प। पुष्प समझते हैं? फ्लावर, फूल। ठीक, विजुलाइज कीजिए। फूल विजुलाइज होगा आपको। फूल कई प्रकार के होते हैं, अपना मनपसंद फूल जो भी आपको खूबसूरत लगता हो विजुलाइज करिए। अब विजुलाइज कीजिए आकाश पुष्प, आकाश कुसुम, स्काई फ्लावर। स्काई फ्लावर का मतलब क्या है? स्काई फ्लावर का मतलब है वह फूल जो आसमान में उगता हो। तो सोचिए कि आसमान में उगने वाला फूल कैसा होगा, कहां पे उग रहा होगा वो? आसमान में। आप अपना सर ऊपर ऐसे उठा करके देखेंगे और आपको फूल दिखेगा, या फूल का बगीचा भी दिख सकता है जो कि आकाश पुष्प का हो। ठीक है, तो जब हमने आकाश पुष्प कहा तो आप विजुअलाइज कर पाए कुछ सेकंड के लिए भी, एक स्लाइड सा भी आपके माइंड में विजुअलाइजेशन हुआ कि आकाश पुष्प कैसा होगा, आकाश में खिलने वाला फूल कैसा होगा? चैट बॉक्स में यस और नो करके हमको बताइए, ठीक है ना, ताकि जिनका नो हो उनको विजुअलाइज कराया जा सके फिर से। ठीक है, तो चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। देखिए परिधि को दिख गया, अन्वेष को भी दिखा, सब लोगों को दिख रहा है, वेरी नाइस। ठीक है ना, तो इस तरह से हम मानते हैं कि आप में से अधिकतर लोगों को ये चीज दिखी। ठीक है, तो आकाश पुष्प आपने देख लिया। ये देखिए प्रज्ञा को बहुत सारे फ्लावर्स दिखे, चित्रा को गुलदस्ता दिखा। ठीक है, तो आकाश पुष्प आपको दिखा, तो लेकिन आकाश पुष्प जैसी कोई चीज होती नहीं है। इट इज मेयरली एन इमेजिनेशन, इट इज अ फैंटेसी कि आकाश पुष्प हमें दिखा, बट समथिंग लाइक दैट हैपेंस नॉट इन रियलिटी। हाँ, लेकिन अब क्या रियलिटी है? रियलिटी शब्द में फूल रियलिटी है, फूल होता है। ठीक है ना, तो आपको विविध प्रकार के फूल दिखे होंगे, और आकाश भी होता है, ये भी आपने अनुभव किया। ये दोनों चीजें रियलिटी है, लेकिन इन दोनों चीजों के संयोग से जो बनने वाली वस्तु थी आकाश पुष्प, वो रियलिटी नहीं था। तो ये क्या है? यही विकल्प है। जिस चीज का कोई
वास्तविकता में आधार नहीं होता, जिस चीज का कोई भौतिक आधार नहीं होता, जो कभी अनुभव में भी नहीं आया होता है विषय, वह चीज भी आपको दिखाई पड़ती है, ये विकल्प वृत्ति है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। आप में से कितने लोगों ने खरगोश देखा है? यस करके रिप्लाई कीजिएगा। खरगोश, खरगोश समझते हैं? रैबिट होता है, ठीक है, मतलब इंग्लिश में उसे रैबिट कहते हैं, मुलायम मुलायम सा होता है। हाँ, देखा है आप लोगों ने खरगोश? बहुत अच्छी बात है। अब अगली चीज आप लोगों में से कितने लोगों ने सींग देखे हैं? सींग, सींग समझते हैं? हॉर्न्स, गाय के सींग, बैल के सींग, बकरी के सींग, ठीक है। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने सींग देखे हैं? देखे ही होंगे सबने, ठीक है ना। सींग कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, अपर्णा ने भी देखे। अब ये बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों ने सींग वाला खरगोश देखा है? सींग वाला खरगोश नहीं देखा? अभी अभी देखा होगा आपने, ठीक है। आप लोगों में से किसी ने भी सींग वाला खरगोश नहीं देखा, लेकिन जब हमने सींग वाला खरगोश देखा तो कितने लोगों के, चित्रा ने देखा है, परिधि ने भी देखा है, अच्छा इमेजिनेशन में, अभी अभी देखा। हमारी वीडियो में सींग वाला खरगोश कैसे देख लिया आपने? हमारी वीडियो में कहां सींग वाला खरगोश आया चित्रा? आपको टीवी पर देखा है? ये तो इमेजिनेशन भी नहीं हो रहा। सींग वाला खरगोश, खरगोश की मासूमियत में बकरी के सींग लगा दीजिए, खरगोश की मासूमियत वाले चेहरे पे बकरी के सींग लगा दीजिए, उसमें भी अपने इमेजिन कराया था। अच्छा, ये सब इमेजिनेशन ही है। अगर हम सींग वाला खरगोश कह रहे हैं और आपको वो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, दैट मीन्स यू आर इमेजिनिंग समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल नेचुरली, ऑब्वियसली। तो अगर वो चीज आपको दिखती है, ठीक है, हमने कहा सींग वाला खरगोश और आपको दिख गया, आपकी इमेजिनेशन में दिख गया, हम आपसे पूछें कि अच्छा सींग वाले खरगोश के मतलब माथे पे, सर पे कौन सी सींग है पॉसिबल है? तो ऑब्वियसली गाय की सींग तो पॉसिबल है नहीं, वरना उसके बाहर से खरगोश ऐसा टेढ़ा रहेगा, ठीक है। तो बकरी की सींग उसमें लग जाएंगी, या छोटी मोटी सींग कोई लगा लीजिए। तो कुल मिलाकर के जब आप ऐसी बातें करते हैं, या अगर आप इस चीज को देख पा रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज को बोलते हैं, हम उसको डिटेल करते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम उसे विजुअलाइज कर रहे हैं अपने मेंटल स्पेस में। तो वो चीज जो है हमारी विकल्प के अंतर्गत आती है, क्योंकि ऐसी कोई चीज होती है। सींग वाला खरगोश नहीं होता, खरगोश होता है, सींगें होती हैं, लेकिन सींग वाला खरगोश नहीं होता। सर पे वो हॉर्न फिट नहीं हो रहे, यही लग रहा है सेंटर पे। अपर्णा छोटे वाले सींग लगा के देखिए, बकरी के छोटे वाले सींग जो होते हैं ना, वो लगा के देखिए, वो साइड में फिट हो जाएंगे, ठीक है। और वो वाले लगाइएगा जो बकरी के एकदम स्टार्टिंग में आते हैं, छोटे से, ठीक है ना, वो फिट हो जाएंगे। वरना अगर नहीं फिट हो रहे हैं तो वो ओनिडा वाले टीवी में जो दैत्य आता था उसका एक सींग लगा लीजिएगा, वो भी अच्छा फिट होता है। ठीक है। तो खैर, ये है विकल्प वृत्ति, यानी कि ऐसी वृत्ति जिसके माध्यम से आप उस चीज को अनुभव करते हैं, उस चीज को देखते हैं जो चीज वास्तविकता में एग्जिस्ट नहीं करती। तो उस चीज को जब आप विजुअलाइज करते हैं, यानी कि उस चीज का जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो चीज हो जाती है विकल्प वृत्ति। इसके बाद अगली आ जाती है इसमें निद्रा। निद्रा को कहा गया है ऐसी वृत्ति जहां पे विषयों का पूर्ण रूप से अभाव होता है, ठीक है ना। निद्रा वृत्ति के अंतर्गत क्या होता है कि विषय पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं, और निद्रा वृत्ति के माध्यम से वो वाली नींद नहीं है जो हम देखते हैं, जिसमें हम सपना देखते हैं, ठीक है, और उठते हैं, सुबह देखते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं कि हमने ये देखा सपने में, वो चीज देखी। नहीं, निद्रा वृत्ति मूल रूप में वह वृत्ति है जहां पे हम पूर्ण रूप से एक ऐसी अवस्था में होते हैं जहां पर कि हमारे ड्रीमलेस स्टेट जो कहना चाहिए, डीप स्लीप, ड्रीमलेस स्टेट ऑफ स्लीप, डीप स्लीप, वो जो है वो निद्रा वृत्ति कहलाती है। और ऐसी निद्रा वृत्ति में क्या होता है, डीप स्टेट ऑफ स्लीप में जो होता है, डीप स्टेट ऑफ स्लीप ऑफ माइंड में जो होता है, कोई विषय नहीं होता,
तो फिर जब कोई विषय होता ही नहीं, कोई जानकारी हमें मिल ही नहीं रही है, तो फिर इसको वृत्ति क्यों कहा गया? तो इसको वृत्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि हम अपनी इस अवस्था के प्रति जागरूक होते हैं। हम अपनी निद्रा की इस अवस्था के प्रति जागरूक होते हैं। किस प्रकार से जागरूक होते हैं? तो हम इस अवस्था के प्रति जागरूक इस रूप में होते हैं कि जब सुबह हम उठते हैं तो हम बोलते हैं कि मैं सोया हुआ था। दैट मीन्स कि हम इस चीज को लेकर के अवेयर थे, हमें ये चीज मालूम थी उठने के बाद कि जितने समय जब मैं उठा हूं तो इससे पहले मैं क्या कर रहा था? मैं सो रहा था। और इसीलिए इसको वृत्ति कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था की हमें जानकारी होती है। लेकिन इस वृत्ति में जो है विषयों का संपूर्ण अभाव होता है। इसमें कोई विषय हमारे मन में नहीं एक्वायर होता, नहीं डेवलप होता, नहीं आता है। ठीक है ना? तो ये निद्रा वृत्ति है। तो वृत्ति के तौर पर जब निद्रा कहेंगे तो उसका यही है परिभाषा कि इसमें विषयों का पूर्ण रूप से अभाव होता है, लेकिन उठने पर हमको इसका जो है बोध होता है कि हम सो रहे थे, हमें इस चीज की जानकारी होती है, रियलाइजेशन होता है, इसलिए इसको वृत्ति कहा गया है। इसके बाद अगला जो आ जाता है वो है स्मृति। ठीक है ना? और स्मृति एक वृत्ति है। किस रूप में? कि स्मृति वह वृत्ति है जिसके अंतर्गत एक सेकंड होल्ड कीजिए। थोड़ा ठीक है। ठीक है। तो स्मृति जो वृत्ति है उस दौरान क्या होता है कि जागृत, सुप्त, स्वप्न तीनों अवस्थाओं के दौरान किसी भी स्थिति में जिस भी किसी अनुभव से होकर के हम गुजरते हैं, जैसे स्वप्न अवस्था का अनुभव क्या होता है? सपनों को देखना ही वो अनुभव है। जागृत अवस्था का अनुभव क्या होता है? जागृत अवस्था का अनुभव जो प्रत्यक्ष, आप जो भी चीज आपके सामने आ रही है उसको आप महसूस कर रहे हैं, उसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो जागृत अवस्था का अनुभव है। तो इस प्रकार का कोई भी अनुभव जो है, कोई भी चीज जो है जो आपके चित्त में आई, चित्त का जिससे साक्षात्कार हुआ, ये सभी चीजें स्मृति के द्वारा सहेज ली जाती हैं। स्मृति का अर्थ है आप किसी चीज को नहीं भूलते। ठीक है ना? भूलना एक अलग टर्म है, लेकिन स्मृति का अर्थ ही है ना भूलना, हर चीज को याद रखना, तभी स्मृति है। और हर चीज को याद रखना स्मृति है। और इसके साथ दूसरा क्या है कि कोई भी विषय नहीं छूटता, कोई भी विषय नहीं छूट सकता, नहीं बच के जाता, वह भी स्मृति है। तो इस रूप में स्मृति का कार्य क्या हो जाता है? स्मृति का कार्य हो जाता है अनुभव किए हुए विषय को, यानी कि दैट स्टिमुलस विच हैज बीन एक्सपीरियंस्ड अर्लियर, उसको रिट्रीव करना। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मृति। बिल्कुल वैसा ही है जैसे परसेप्शन प्रोसेस में आपने समझा था ना कि परसेप्शन प्रोसेस के दौरान क्या होता है? परसेप्शन प्रोसेस में ये होता है that whenever a subject, whenever a stimulus comes into the attention of your sensory organs and is being brought for interpretation to the mind, तो माइंड क्या करता है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इवेल्युएट करता है एंड देन डिफाइंस इट और डिस्क्राइब्स इट फॉर यू। ठीक है ना? तो ये परसेप्शन है। तो हाउ डज द माइंड do that? Mind do that because everything it has experienced, interpreted earlier is saved, and whenever a new subject comes into its platform, what it does कि पहले जो उसने interpretations किए या समझा चीजों को,
उसी जानकारी के आधार पे वो नए विषय को इवेल्युएट करने लगता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके होते हैं उस पर। एंड इन दिस वे इट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट फॉर यू, कि ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, दैट इज द परसेप्शन। तो स्मृति में भी यही होता है। स्मृति में क्या होता है कि एक हम किसी भी पूर्व जो विषय है, जो अनुभव किया जा सकता है, उसे पुनः उसी मूवमेंट में उन्हीं भावों के साथ अनुभव करने में सक्षम होते हैं। ठीक है ना। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। अब इसका दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक है कि स्मृति कभी भी एक समान जैसी नहीं रहती। यानी कि मान लीजिए आज से 2 साल पहले की जो स्मृति है, तो वो स्मृति जब वो घटना हुई उसके 2 महीने बाद उसका जो स्वरूप था, जितनी मात्रा में उसकी डिटेल को आप समझ पाए, जान पाए, दैट विल बी डिफरेंट कि उसके 6 महीने बाद क्या स्थिति, वो डिटेल्स घट जाएंगी। कॉन्टिन्यूअसली स्मृति जो है वो धुंधली होती रहती है, ठीक है ना। और उसमें जो स्वरूप ऐड होता रहता है, उसमें जो बहुत सी बातें याद होती रहती है, वो एक्चुअल नहीं होती, वो हमारी अनुमानित होने लग जाती है। जितनी डिटेल आज की इस क्लास की आपको रहेगी कल तक, वो डिटेल 1 हफ्ते बाद नहीं रहेगी, 1 महीने बाद नहीं रहेगी, 1 साल बाद नहीं रहेगी, 10 साल बाद तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या है, ये स्मृति की विशेषता है कि वह हमेशा एक समान नहीं रहती, पहले से कम ही हो जाती है। स्मृति जो पूर्व में थी, अगली बार वो उस स्थिति से कम ही रहेगी। ठीक है ना। लेकिन स्मृति के दौरान क्या होता है, आप उन विषयों को, उन भावों को, उस घटना या परिस्थिति को एक बार पुनः अनुभव कर लेते हैं। तो इस रूप में जो है ये स्मृति, निद्रा, विकल्प, विपर्य और प्रमाण, ये 5 जो है वृत्तियां हैं जो कि बताई गई हैं। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो आप लोगों का, है क्या? कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? वरना फिर आगे की बात करते हैं। हाँ, हाँ बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि ये जो परसेप्चुअल प्रोसेसेस हैं, ठीक है ना, माइंड की जो परसेप्चुअल प्रोसेसेस है उसका एडवांस टाइप है। जब हम परसेप्शन की बात करेंगे, परसेप्चुअल प्रोसेस की बात करेंगे, तो चित्त में वो परसेप्चुअल प्रोसेस किस रूप में होती है, तो वो वृत्ति के रूप में होती है, ये कहा जा सकता है। ठीक है। क्योंकि इसके माध्यम से हो वही रहा है। वृत्तियों का होना आवश्यक इसीलिए है। वृत्तियां जहां पे समाप्त हो जाती है ना, तो वहां पर जो है, जैसे देखिए पतंजलि ने शुरुआत में कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि योग का अर्थ जो है वो है चित्त की वृत्तियों का निरोध। जहां पर वृत्तियां समाप्त हो गई, वहीं पर चित्त समाप्त, वहीं पर व्यक्ति अपने मूल स्वरूप को समझने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो मूल स्वरूप जो है पूर्ण रूप से चित्त में रिफ्लेक्ट होने लगता है वृत्तियों के समाप्त होते। और जैसे जैसे वृत्तियां बनती चली जाती हैं, वृत्तियां बन रही हैं, तो क्या हो रहा है कि वो रिफ्लेक्ट तो हो रहा है। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें जो हैं उसी आपके मूल कैरेक्टरिस्टिक का, आपके सेल्फ का रिफ्लेक्शन है, जिसको आप नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि इतनी सारी असंख्य वृत्तियां उसी ग्राउंड पर साइमल्टेनियसली डेवलप हो रही होती हैं, दैट यू नेवर गेट अ क्लियर पिक्चर टू सी इट और टू अंडरस्टैंड इट। इसलिए जो है ये वही परसेप्चुअल प्रोसेसेस हैं जिनके माध्यम से जो हमारा अंदर का सेल्फ है, जो द एक्चुअल व्हाट वी आर, ठीक है ना, द एक्चुअल वी, जो हम अपने वास्तविक स्वरूप में, दैट गेट्स टू एक्सपीरियंस द आउटर वर्ल्ड। ठीक है। तो इसलिए these all can be considered as the perceptual processes also, but these are the perceptual processes which modifies, जो मॉडिफाई करते हैं चित्त को। ठीक है ना। सो दैट इज द केस। ठीक है। तो फिर अब बात करते हैं, चित्त की वृत्तियां भी 2 प्रकार की होती हैं। वृत्तियां पंचतः क्लिष्ट अक्लिष्ट, यानी कि 5 प्रकार की वृत्तियां भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रकार की होती हैं। क्लिष्ट प्रकार की वह वृत्तियां होती हैं जो कि हमको संसार और सांसारिक वस्तुओं के साथ, सांसारिक अनुभवों के साथ जोड़ती हैं। तो ऐसी वृत्तियां जो हमें संसार और सांसारिक वस्तुओं के साथ जोड़ रही हैं, यह क्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं। और इस प्रकार की वृत्तियां जो हमें सांसारिक वस्तुओं के साथ नहीं जोड़ती, जिनके होने पर, अनुभव होने पर हमको जो है दुख या भावनात्मक
जो क्षोभ है, इस प्रकार के अनुभव नहीं होते, उनको अक्लिष्ट वृत्तियां कहते हैं। ठीक है ना। सामान्य रूप से कहा जाए कि जो वृत्तियां हमको भेद ज्ञान से दूर ले जाती हैं। भेद ज्ञान क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। भेद ज्ञान का मतलब है द सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन और सेल्फ एज पुरुष तत्व एंड चित्त। चित्त और पुरुष तत्व के बीच में जो भेद है, इस चीज का सेंस होना ही भेद ज्ञान कहलाता है, या भेद बुद्धि भी कह सकते हैं। तो जब तक यह सेंस होता है, ठीक है ना, हमें नहीं, हमारे इनर सेल्फ को, पुरुष तत्व को जब तक ये होता है, तब तक वो चित्त या इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होता। तो ऐसी वृत्तियां जो इस भेद बुद्धि की तरफ ले जाने वाली होती हैं, द रोड ऑफ विच इज टुवर्ड्स फॉर दिस डिफरेंशिएशन, सेंस ऑफ डिफरेंस, ठीक है ना, और सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन, वो अक्लिष्ट कहलाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम इस भेद बुद्धि की तरफ चलते हैं, इस चीज को समझने की ओर चलते हैं, क्या होता है कि हम अपने संसार और संसार के सुख दुख और यहां पर जो भी चीजें हैं ना, इन सब चीजों से मुक्त होते हुए चल रहे होते हैं। आप संसार में तब तक उलझे रहते हैं जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी के साथ अटैच रहेंगे, जितना ज्यादा आप अपने और चीजों के साथ, अपने आसपास के लोग, इन सब चीजों के साथ अटैच रहेंगे। यानी कि जितना ज्यादा व्यक्ति के जीवन में पंच क्लेश का रोल होता है, जितनी अधिकता में, जितनी हाई इंटेंसिटी में ये 5 जो क्लेश हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, उतना ज्यादा व्यक्ति जो है दुखी, परेशान और संसार में घिरा हुआ रहता है। जितना ज्यादा पंच क्लेश जो है वो उसको रिफाइन करते चले जाते हैं। रिफाइन करने का मतलब है कि जितना ज्यादा उन चीजों की इंटेंसिटी को घटाते चले जाते हैं, उतना ज्यादा वो जो है संसार और संसार के दुख या चीजों से बाहर आते चले जाते हैं। इसलिए क्लिष्ट वृत्तियां जो होती हैं, अब ये देखो क्या है कि वृत्तियां अलग नहीं होती हैं, 5 प्रकार की हैं, वही क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो जाती हैं। कैसे? उनके स्वरूप के आधार पर। जैसे कल्पना, ठीक है ना, विकल्प को लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। कल्पनाएं कई प्रकार की होती हैं। एक कल्पना होती है जहां पर कि आप संसार की कल्पना करते हैं, अपने भविष्य के जीवन की कल्पना करते हैं कि हमारी डिग्री पूरी हो जाएगी, फिर हम यहां जॉब करेंगे, हमें अच्छा जॉब मिल जाएगा, फिर हम अच्छी शादी करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद हमारा परिवार होगा, ऐसे घूमने जाएंगे, ऐसे ये करेंगे, वो करेंगे। दीज आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ इमेजिनेशंस। ये सब कल्पनाएं हैं। अब ये कल्पना किस चीज की है? ये कल्पना है आपके भविष्य की, संसार में रहने की, और संसार के भविष्य की। गलत नहीं है, बहुत अच्छी है, कीजिए। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर यह हो रहा है कि आप फिर सोचते हैं कल्पनाओं में बड़ी चीजें हैं। हम जब बड़े हो जाएंगे, या हम जब हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, हम जॉब करेंगे, उस जॉब के बाद फिर हम विदेश घूमने जाएंगे, विदेश में यहां सैर सपाटा करेंगे, यहां आएंगे, इनसे शादी करेंगे, या शादी करके घर बसाएंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे, सब कल्पना है। उसके बाद फिर आप अपनी वास्तविकता को देखते हैं, लेकिन अभी तो ये सब पॉसिबल नहीं लग रहा, कैसे होगा? फिर आप दुखी हो जाते हैं। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपकी कल्पनाएं आपको जितना ज्यादा इन्वॉल्व कर रही हैं संसार में, सांसारिक चीजों में, डिजायर्स में, उतना ज्यादा आपके अंदर क्लेश भी आता है, ठीक है ना। अब एक कल्पनाएं इसके विपरीत होती हैं, वह कल्पनाएं जो कि जीवन के पार की हैं, जो अपने सत्य की, और जो मतलब जो सनातन धर्म में सबसे सुंदर कल्पनाएं हैं ना, जिसको कहा जाता है कि इमेजिनेशन का जो, एक सेकेंड, सनातन धर्म में जो सबसे सुंदर कल्पना मानी गई है, या ये मान लीजिए कि मानवीय कल्पना के स्तर का जो सर्वोच्च स्तर है, जहां पर मानवीय कल्पना हो सकती है, उनको कहा गया है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या है? पास में बैठ करके दिए गए प्रवचन, उपनिषद, ठीक है ना। तो पास में वहां पर क्या था? वहां पर वह कल्पनाएं थी। कल्पनाएं क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका बोध वेदों के द्वारा हुआ, दूसरे लोगों के द्वारा हुआ, और फिर उसको जो है बोल बोल करके श्रुति जो है उसके माध्यम से वो ज्ञान एक से दूसरी पीढ़ी तक चलता चला गया। अब वहां पर कल्पनाएं की गई हैं ईश्वर की, वहां पर कल्पनाएं की गई हैं व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप की। ये कल्पनाएं उच्च कल्पनाएं हैं। ये वह कल्पनाएं हैं जो व्यक्ति को उसकी सीमितता का बोध ना करा करके उसके लिमिटलेस कैरेक्टरिस्टिक, उसके लिमिटलेस फॉर्म का रियलाइजेशन कराती है, दैट व्हाट ही एक्चुअली इज, व्हाट इज हिज एक्चुअल फॉर्म, ठीक है ना। तो ये जो कल्पनाएं हैं, ये कल्पनाएं ऐसी होती हैं जो संसार में नहीं घेरती,
बल्कि संसार से परे ले जाकर के उसे उस स्तर पर स्थापित करने की बात करती हैं जो कि उसका वास्तविक स्वरूप है, जहां पर वो सांसारिक लिमिटेशंस के परे चले जाता है और एक लिमिटलेस फॉर्म को एक्वायर कर लेता है। ये कल्पनाएं होती है अक्लिष्ट कल्पनाएं। इस प्रकार की कल्पनाओं को अक्लिष्ट कल्पना कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार के भेद किए गए हैं वृत्तियों में, उनकी प्रकृति के अनुसार, और ये भेद सभी में चलता है। अब जैसे वो प्रमाण वृत्ति जो कि सत्य का बोध कराए, सत्य का ज्ञान कराए, ऐसा सत्य जो कि निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है, which is not relative to anyone, which is in its thorough, complete and is absolute in all conditions, ऐसे सत्य का बोध जब होता है प्रमाण वृत्ति के माध्यम से, तो वो कैसी कल्पना है, वो कैसी वृत्ति हो जाएगी, अक्लिष्ट। इसी प्रकार से विपर्य। अब विपर्य में भी देखो इंटरेस्टिंग चीज है। विपर्य का मतलब क्या है? अब आप ये सोच सकते हैं, और ये सोचना भी चाहिए आपको, कि विपर्य जो है, अच्छा ये सोचने से पहले हम ही आपको ये बात बता दें, इससे पहले हम एक क्वेश्चन पॉप अप करना चाहते हैं, देन हम इस क्लास को थोड़ा सा, ठीक है ना, वो करेंगे, रैप अप करेंगे आज के लिए। क्वेश्चन ये है कि विपर्य अक्लिष्ट वृत्ति हो सकती है क्या? यस और नो करके आंसर कीजिए, ठीक है ना। विपर्य को क्या अक्लिष्ट वृत्ति माना जा सकता है? जैसा कि आपने कहा कि, जैसा कि हमने आपको बताया कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं। जो क्लिष्ट वृत्ति होती है वो ऐसी होती है जो संसार में बांधने वाली होती है, दुख देने वाली होती है, ठीक है ना। और अक्लिष्ट वृत्ति जो होती है वो ऐसी होती है जो कि संसार से परे ले जाने वाली, वेद बुद्धि यानी कि सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन को जनरेट करने वाली होती है, और इसलिए जो है वह भावनात्मक क्षोभ या दुख नहीं देने वाली होती है। अब विपर्य जो है वह वृत्ति वह है जिसमें कि हमें फॉल्स नॉलेज होती है, गलत वस्तुओं का ज्ञान होता है, मिसकॉन्सेप्शन होता है, हमारे मिसपरसेप्शन यहां पर अकर करता है। हमें वस्तु की वास्तविकता का बोध ना होकर के उसमें कोई दूसरा ही स्वरूप दिखाई देने लग जाता है, और इसको विपर्य कहते हैं। तो क्या विपर्य अपने इन गुणों के साथ अक्लिष्ट वृत्ति हो सकता है? आपके अनुसार क्या है बात, बताइए, वोट कीजिए। अच्छा, ये फॉल्स परसेप्शन है तो ये अक्लिष्ट हो सकता है, ऐसा परिधि का कहना है। बाकी लोगों का क्या मानना है इस बारे में? क्या ये अक्लिष्ट वृत्ति हो सकता है? यस और नो। अक्लिष्ट हो सकता है, हो सकता है। अपर्णा ने भी कहा हो सकता है। चलिए अपर्णा से ही पूछते हैं। अपर्णा, आपको कैसे लगता है कि अक्लिष्ट वृत्ति हो सकती है? राइट, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। इसी रूप में ये जो है अक्लिष्ट हो सकती है, जबकि हम जिन चीजों के साथ अटैच होते हैं, ठीक है ना, जिन चीजों के साथ हम अटैच होते हैं उनको हम उस रूप में नहीं देखते। जैसे कि मान लो जो संबंध है, तो हम कब अटैच होते हैं? जब हम अपने आसपास के लोगों में अपने संबंध को तलाशते हैं। ये हमारे पिता हैं, माता है, ठीक है ना, ये पत्नी है, बच्चे हैं, भाई हैं, बहन, इस तरह से हम उन संबंधों को तलाशते हैं और उनमें अटैच हो जाते हैं। तो वो जो है क्या हो जाता है, हमारे लिए क्लिष्ट की ओर जाने वाला हो जाता है। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, ये स्वाभाविक है, हम सब सांसारिक लोग हैं, वी आर द नॉर्मल पीपुल्स, ठीक है ना, वी हैव नॉट दैट मच डिस्टिंक्शन और सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन इन आवर माइंड, इन आवर बीइंग, कि हम इन चीजों को अलग देख सकें। तो ऐसा समझना, सोचना बहुत स्वाभाविक है। बट यहां पर जब हम बात करें तो वहां पर क्या हो जाता है कि जब आप उन संबंधों को एक उस दृष्टि से देखने लगते हैं, दैट ये सभी एक रोल्स हैं, एवरीवन इज ऑन देयर ओन जर्नी, ठीक है, और आप उन चीजों को स्वीकार करने से मना कर देते, तो आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअल में जो उनका ऑब्जेक्टिव रियलिटी में रोल है,
आप उसको उस रूप से ना परसीव करके आप उसे एक अल्टरनेट परसेप्शन, एक अल्टरनेट रियलिटी दे रहे हैं दैट ये लोग ये नहीं ये हैं। अब एक्चुअल में क्या है, रियलिटी में क्या है, रियलिटी में तो वो आपके माता पिता, भाई बहन, ठीक है ना, पत्नी प्रेमिका, बच्चे, यही सब चीजें हैं, प्रेमी प्रेमिका सब जो भी होता है। लेकिन हो क्या रहा है, दैट यू आर नॉट कंसिडरिंग देम इन दैट वे। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अल्टरिंग दैट रियलिटी एंड यू आर imposing some other reality which can be said to be a misperception in a sense, but this misperception leads to that sense of distinction, that sense of differentiation, that is leading us outside from the material world. So in that form that can be accomplished. ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतनी ही बातचीत, बाकी बातचीत जो है अब आपके साथ कल करेंगे। और मैं आप लोगों को जो है व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप कर रहा हूं, वहां पर आप लोग जो है अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। दूसरी चीज ये है कि मैंने आप लोगों को एक लिंक शेयर किया है जो कि टेलीग्राम में बनाए गए सिंपली साइकोलॉजी के चैनल का है, ठीक है ना। अब ऐसा है कि देखिए आप लोगों को एक अभी मैंने इंटरनेशनल वेबिनार का ब्रोशर शेयर किया था और इस ब्रोशर को मैं जो है आप इस वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स के लिए इसमें फ्री है और एक दिन का ये इंटरनेशनल वेबिनार है और इस वेबिनार को आप लोगों को अटेंड करना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए क्या चीजें बाहर चल रही हैं, ठीक है ना। तो आप ये कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, एक्चुअली आप टेलीग्राम के चैनल पर आ सकते हैं, ठीक है ना, और वहां पर आप सब्सक्राइब करके उसे लिंक करके उसके साथ वहां पर आपको डेली इस तरह के वेबिनार से जो भी चीज मेरे को इन्फॉर्म होता है मैं वहां पे आपको शेयर करता हूँ। एक्चुअली अब ये है कि उसको वहां से दूसरी जगह व्हाट्सएप वगैरह में शेयर करने का उतना इजी नहीं रहता, वहां पे ज्यादा कंफर्टेबल रहता है तुरंत शेयर कर देना। तो आप लोग वहां पर आकर के जुड़ लें और इसमें रजिस्टर करवा लें अपना, ठीक है। 27 ऑफ सितंबर को शायद ये वेबिनार है, हाँ 27 ऑफ सितंबर को है, 3 बजे से 5 बजे तक का वेबिनार है, ठीक है। तो अगर उस वक्त कोई वीकडे पड़ता है और तो वो भी टाइमिंग हमारी ही क्लास की होगी तो क्लास को ऑफ कर दिया जाएगा। आप लोग वेबिनार को अटेंड करिए आराम से, ठीक है, सीखिए नई चीजों को। डिफरेंट पर्सपेक्टिव और ओपिनियंस वहां पे जो आते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं ग्रो करने में, साइकोलॉजिकल फील्ड में समझने में क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। और ये चीज बहुत जरूरी भी है कि आप सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव को लेकर के ना रहें। तो इसलिए जो है इसको आप टेलीग्राम के चैनल पर आकर के इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से स्टूडेंट्स के लिए टोटली फ्री है। सो यू हैव जस्ट टू रजिस्टर देयर, ठीक है। एंड ई सर्टिफिकेट आर आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड देयर ओवर रजिस्ट्रेशन। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, ये सर्टिफिकेट्स आपको आगे बहुत काम आते हैं, ठीक है। जहां पे कहीं भी आप जाते हैं तो सर्टिफिकेट ये शो करते हैं दैट यू वेर एक्टिव इन वेरियस एकेडमिक एक्टिविटीज व्हिच इज कंसिडर्ड वेरी गुड ऑन दिस रिगार्ड। तो आज के लिए बस इतनी ही बातचीत है। कोई क्वेश्चन या क्वेरी अगर आपकी हो तो आप 1-2 मिनट पूछ सकते हैं एंड देन वी विल एंड दिस सेशन। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपकी इस रिगार्ड में हो, यू कैन फील फ्री टू आस्क। जी परिधि कहिए। नहीं, क्लिष्ट के अंदर आता ही है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों फॉर्म्स हैं, ये दोनों में ड्वेल करता है। इसके ऊपर है कि ये किस रूप में एग्जिस्ट करता है। क्लिष्ट के अंदर तो स्वाभाविक रूप से आ जाता है ना कि जब आप देखिए ये माना जाता है कि जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, संसार में जो चीजें हैं वो नश्वर है, वो हमेशा रहने वाली नहीं है। लेकिन हम उनको क्या है कि मान लेते हैं कि नहीं ये चीज हमेशा रहेगी, है ना। हम उनको साथ ऐसा आचरण करते हैं जैसे वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। जैसे हमारा शरीर है, लोगों का अपने शरीर के प्रति डीप अटैचमेंट होना स्वाभाविक भी है, ये एक इंस्टिंक्ट है। इसी के माध्यम से हम इसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। अगर आपका अपने शरीर के प्रति ही कोई वो ना हो, अटैचमेंट ना हो, तो आप उसकी देखरेख नहीं करेंगे और अपने जीवन की यात्रा को कैसा पूरा करेंगे। बट ये इतना डीप हो जाता है कि लोगों को लगता है कि नहीं, हम तो कभी हमारी डेथ हो ही नहीं सकती। इसलिए जब वो मृत्यु आती है तो उन्होंने पूरे जीवन भर इसी तरह से जिया होता है दैट दे हैव टू लिव फॉर एवर। उन्होंने इसी प्रकार से अपनी चीजें जुटाई होती हैं, इसी प्रकार से लोगों के साथ संबंध जोड़े होते हैं। एंड व्हेन द टाइम कम्स टू लीव,
दे आर क्वाइट अफ्रेड ऑफ दैट। ये क्या है? ये विपर्य ही है, ये वो गलत परसेप्शन है जो हम लाइफ के बारे में ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्लिष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हर वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों रूप में एग्जिस्ट कर रही है, हर चीज, ठीक है। आप किसी चीज के साथ अटैच हो, किसी चीज के साथ जुड़े और ये मान के जुड़े कि ये चीज हमेशा रहने वाली है, तो वो क्लिष्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज अ फॉल्स परसेप्शन ऑफ द रियलिटी व्हिच सेज दैट नथिंग इज गोइंग टू बी फॉरएवर, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं क्लिष्ट अक्लिष्ट और चित्त की वृत्तियों की कहानी। आगे जो है आपको थोड़ा बहुत और इस टॉपिक से संबंध में बात करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की तैयारी करेंगे जो कि है चित्त की भूमि। और कोई और बात हो तो आप बताएं, अदरवाइज इस सेशन को आज फिर आप यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है ना। टिल देन ओके, टेक केयर, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ऑलराइट।